Hello everyone, welcome to class 8 of CSAT practice series, a series which you cannot miss. Why पूजा मैम? बेटा यूपीएससी ने पिछले 10 सालों में जितने भी एग्जाम्स लिए हैं उनमें जो जो सवाल पूछे हैं उनकी आर&डी करके बेस्ट क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाए हैं आपके लिए इस सीरीज में। और बिलीव मी, इस सीरीज की हर क्लास आपको सीसेट क्वालिफाई की ओर लेकर जाएगी। तो आज की क्लास में हम क्या क्या करने वाले हैं बेटा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट समझेंगे, परसेंटेज करेंगे, नंबर सिस्टम के बिना तो हर क्लास अधूरी है, तो नंबर सिस्टम करेंगे। नंबर सिस्टम में स्पेसिफिकली यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट समझेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन करेंगे और बेटा स्क्वायर्स एंड क्यूब्स का बहुत ही मजेदार सवाल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल बेटा सीएपीएफ में पूछा है यूपीएससी ने, और शायद 2024 या 25 में पूछा है कि इफ n इज एन इंटीजर लार्जर देन 1 देन व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ द इंटीजर n प्लस n की पावर 1/2 प्लस n की पावर 1/3। बेटा सीसैट के हर सवाल के हर शब्द पे बहुत ध्यान देना है। यहाँ पर ये कह रहा है कि n एक इंटीजर है। क्या होते हैं इंटीजर्स? बेटा इंटीजर्स में आते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, 0 जो कि न्यूट्रल है। उसके बाद आते हैं नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 -4 अप टू इंफिनिटी। ये होते हैं इंटीजर्स। यहाँ पे हमें दिया है कि n एक इंटीजर है 1 से बड़ा, यानी कि इन सबको काट दो, n की वैल्यू 2 3 4 5 6 इसमें से कुछ होगी। तो बताओ कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो इंटीजर है, इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी, सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? बेटा कॉमन सेंस कहती है कि इस एक्सप्रेशन की सबसे छोटी वैल्यू बतानी है तो n की सबसे छोटी वैल्यू रखो, ठीक बात। और n की सबसे छोटी वैल्यू क्या है? n की सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर 2 है, क्योंकि दिया हुआ है कि n जो इंटीजर है वो 1 से बड़ा है, ठीक बात। तो अगर मैं n की वैल्यू 2 रखती हूं तो 2 प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 2 की पावर 1/3। बेटा 2 प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 2 की पावर 1/3 यानी कि 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2। अब एक बात बताओ कि ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास आया, क्या ये लीस्ट वैल्यू है? हाँ जी, ये लीस्ट वैल्यू है। क्या ये इंटीजर है? नहीं, ये इंटीजर नहीं है। यहाँ पे हमें दिया है कि व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ द इंटीजर दिस। यहाँ पे बता दिया कि ये एक्सप्रेशन भी एक इंटीजर है। तो बेटा ये एक्सप्रेशन इंटीजर नहीं है। क्यों नहीं है? आप यहाँ पर देखो कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्या इसको आप किसी होल नंबर में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह से क्यूब रूट ऑफ 2 भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। तो बेटा यहाँ पर 2 प्लस रूट 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2, ये पूरा एक्सप्रेशन है इरेशनल, ना कि इंटीजर, ठीक बात। अब हमें यहाँ पर इंटीजर चाहिए, तो बेटा उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमें n की ऐसी वैल्यू लेनी होगी जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी हो, परफेक्ट क्यूब भी हो, ताकि हम उसका स्क्वायर रूट भी निकाल सके, क्यूब रूट भी निकाल सके, उसको सिंप्लीफाई कर सके और इंटीजर हमें मिल जाए, ठीक बात। तो बेटा ऐसी वैल्यू n की देखनी है जो यहां भी फिट हो, यहां भी फिट हो। तो ऐसी क्या वैल्यू होगी n की जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी हो, परफेक्ट क्यूब भी हो? तो आप देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं? 2 का स्क्वायर 4, क्या 4 परफेक्ट क्यूब है? नहीं है। 3 का स्क्वायर 9 परफेक्ट क्यूब नहीं है। 4 का स्क्वायर 16 परफेक्ट क्यूब नहीं है। बेटा बजाय इसके कि आप परफेक्ट स्क्वायर्स देखो और फिर देखो कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब भी है, इसकी जगह आप ये कर सकते हो कि आप परफेक्ट क्यूब्स देखो जो कि आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। मैं देखती हूं 2 का क्यूब 8, क्या 8 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्या आएगा? 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, 27 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके बाद आता है 4 का क्यूब 64, बेटा 64
जो कि 4 का क्यूब है वो परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। 64 8 का स्क्वायर है, 4 का क्यूब है, तो n की वैल्यू हम 64 लेंगे। हमें ऐसा छोटे से छोटा नंबर चाहिए, नेचुरल नंबर 1 से बड़ा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी हो, परफेक्ट क्यूब भी हो। तो बेटा मैंने 2 से स्टार्ट किया, 2 का क्यूब 8, 8 परफेक्ट क्यूब तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3 का क्यूब भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 4 का क्यूब जो है वो परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो हमें n की वैल्यू मिल गई 64। अब मैं n की वैल्यू 64 रखती हूं इस एक्सप्रेशन में, तो 64 प्लस 64 का स्क्वायर रूट प्लस 64 का क्यूब रूट, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहां तो 64 ही रहेगा बेटा। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 8। ठीक बात। इसको हम सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं किसी होल नंबर में, तो बेटा ये इंटीजर है। 64 का क्यूब रूट क्या होता है? 4। तो बेटा ये टर्म भी इंटीजर है। यहां पे मुझे क्या मिला? मुझे मिला 64 प्लस 12 76। इसकी वैल्यू आ गई 76, जो कि एक इंटीजर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो बेटा बहुत ही यूनिक सवाल था, बहुत आसान भी है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी क्लिक नहीं करता। अगर प्रैक्टिस करके जाओगे तो बहुत आसानी से कर पाओगे कि यहाँ पर आपको ये देखना है कि n इंटीजर है, 1 से बड़ा है, और हमें इस एक्सप्रेशन की सबसे छोटी वैल्यू बतानी है जो कि इंटीजर हो। ठीक, तो आप n की सबसे छोटी वैल्यू 2 रखते हो तो आप देखते हो कि आपको इंटीजर नहीं, आपको तो इरेशनल नंबर मिल रहा है, तो नहीं चलेगा। फिर आपको समझ आता है कि मुझे इंटीजर तब मिलेगा जब मैं इसको और इसको सिंप्लीफाई कर पाऊंगा, और मैं इसको और इसको सिंप्लीफाई तब कर पाऊंगा जब मैं n की ऐसी वैल्यू लूंगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी हो, परफेक्ट क्यूब भी हो, ताकि ये पावर कैंसिल हो जाए और हमें एक इंटीजर वैल्यू मिल जाए। ठीक बात। तो बेटा बहुत ही बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट बेटा परसेंटेज का सवाल हमें दिया है कि दो एम्प्लॉइज हैं एक्स और वाई। ठीक, एक्स की सैलरी पहले बढ़ाई जाती है 12% से, फिर घटाई जाती है 10% से, और वाई की सैलरी पहले बढ़ाई जाती है 10% से, फिर घटाई जाती है 12% से। इफ देयर सैलरीज एट प्रेजेंट आर इक्वल, अगर इन दोनों की सैलरी ये बढ़ोतरी और घटोती के बाद बराबर हो जाती है, तो बताओ कि एक्स और वाई की इनिशियल सैलरी का रेशियो क्या होगा। बेटा कुल मिलाकर परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए कि अगर एक्स की सैलरी 12% से बढ़ जाती है तो बढ़ी हुई सैलरी कितनी होगी। ठीक, फिर 10% से घट जाती है तो अब घटी हुई सैलरी कितनी होगी। तो हमें फाइनल वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज के बाद। ठीक, तो कैसे करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाऊंगी। अगर मैं कहती हूं कि एक्स की इनिशियल सैलरी एक्स है, एक्स रुपीज है, तो बेटा 12% से बढ़ने के बाद सैलरी क्या होगी? 12% से बढ़ने के बाद सैलरी होगी 112% ऑफ एक्स। ये स्टेप कैसे आया? ये स्टेप कैसे आया बेटा? दो तरीके हैं समझने के। एक तो ये कि एक्स को 12% से बढ़ाया गया। 12% किसका? 12% इसका। ठीक, एक्स रुपीज जो है उसको 12% से बढ़ाया गया बेटा, 12% एक्स रुपीज का ही, तो एक्स प्लस 12% ऑफ एक्स, ये इंक्रीज सैलरी होगी बेटा। यहाँ पे एक्स को आप लिख सकते हो 100% ऑफ एक्स प्लस 12% ऑफ एक्स, तो यहां से मेरे पास आ गया 112% ऑफ एक्स। एक्स जो है वो 100% ऑफ एक्स है, यानी कि अपने आप में कंप्लीट है बेटा। 100% अगर मैंने एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई फर्क नहीं, कोई वैल्यू नहीं बदलेगी, क्योंकि 100% क्या है? 100% क्या है? परसेंट के साइन का मतलब होता है 1/100, परसेंट पर 100। तो बेटा परसेंट का साइन हटाती हूं, 100/100 करती हूं, 100 से 100 कटा 1 ही तो आ गया। तो अगर मैंने x को 100% से मल्टीप्लाई कर भी दिया जिससे कि मैं इसको आराम से ऐड कर सकूं, तो कोई फर्क नहीं, x इंटू 1 x ही तो होगा। तो मेरे पास आ गया 112% ऑफ x। तो बेटा एक समझने का ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो x प्लस 12% ऑफ x,
यहाँ पे आप x कॉमन लेते हो, अंदर आता है 1 प्लस 12%, 12% यानी कि 12/100। बेटा यहाँ पे आप इसको काट लो, 4 3 जा 12, 4 25 जा 100। तो आपके पास क्या आया, आपके पास आया x इंटू 25 1 जा 25 प्लस 3 28/25, यानी कि x को 12% से बढ़ाने के बाद वैल्यू आती है 28/25 ऑफ x। ठीक, तो बेटा आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे 12% का इंक्रीज है, 12% का इंक्रीज है, तो बेटा 12% क्या होता है, 12% होता है 12/100, 4 3 जा 12, 4 25 जा 100। अब मेरे पास आया 3/25, 3/25 क्या है, 12% की फ्रैक्शन फॉर्म है। यहाँ पर 25 रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वैल्यू को, कि वैल्यू इनिशियल 25 है, 3 का हुआ है चेंज, 3 का हुआ है चेंज। बेटा यहाँ पे चेंज क्या है, यहाँ पे चेंज पॉजिटिव है, यानी कि 25 की वैल्यू 3 से बढ़ाई गई है, तो अब हो जाती है 28। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि अब वैल्यू हो जाएगी 25 प्लस 3, यानी कि 28/25 ऑफ इनिशियल वैल्यू। ठीक बात है, तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं, दोनों ही तरीके ठीक है, जैसे आपको आसान लगे आप वैसे करो। ठीक बात, ये हमने समझा कि x को 12% से इंक्रीज किया गया। अब इस वैल्यू को 10% से डिक्रीज किया जाता है, अब x की सैलरी को 10% से डिक्रीज किया जाता है। बेटा 10% का मतलब 1/10, 10% का मतलब 1/10, यानी कि इनिशियल वैल्यू 10, चेंज 1 का, और चेंज यहाँ पे नेगेटिव है यानी कि घट रही है, तो 10 - 1 9, अब फाइनल वैल्यू होगी 9/10, 9/10 ऑफ दिस वैल्यू। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहां पर लिख दो 9/10 ऑफ 28/25 ऑफ x। ठीक बात है, या आप इस तरह से भी कर सकते हो कि अब 10% से डिक्रीज हो गई, 100 - 10 यानी कि 90% रह गई, तो आप इसका 90% कर दो, 112% ऑफ x इंटू 90%, तो भी बेटा यही आएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो यहीं पहुंचोगे, कैसे, 112/100 इंटू 90/100 इंटू एक्स। बेटा 90/100 9/10 हो गया जो यहाँ पर है, इसको भी अगर आप काटोगे 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 4 25 जा 100, 28/25 आ गया। तो सब जगह कर हम सेम ही चीज रहे हैं, बस समझने का फर्क है, जो आपको आसान लगे आप वैसे करना। मेरे पास फाइनल वैल्यू क्या आ जाती है, फाइनल वैल्यू आ जाती है 9/10 इंटू 28/25 इंटू एक्स। ठीक, अब हम y का केस देखते हैं कि y के केस में हमें क्या दिया हुआ है। बेटा y के केस में कह रहा है कि पहले सैलरी 10% से बढ़ाई जाती है, 10% यानी कि 1/10, यानी कि 10 में 1 का इंक्रीज, यानी कि अब हो जाएगी 11/10 ऑफ y। या बेटा आप कहो कि 100% में 10% ऐड हो गया, 110% ऑफ y, तो भी तो बेटा 110/100 ऑफ y होगा, 0 से 0 कटेगी, 11/10 y आएगा। ठीक बात, तो 10% से बढ़ाई गई, उसके बाद 12% से घटाई गई, 12% से घटाई गई। आप कहो 11/10 y माइनस 12% ऑफ 11/10 y, यानी कि 11/10 y को कॉमन ले लो, अंदर आता है 1 - 12%। बेटा 1 को आप लिख सकते हो 100%, कोई फर्क नहीं, 100% भी तो 1 ही है, तो 100 - 12 हो जाएगा 88%, तो 88% ऑफ 11/10 y। या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, या आप देखो कि 12% क्या होता है, 12% होता है 12/100, यानी कि 3/25। अब इतने से डिक्रीज किया जा रहा है, यानी कि 25 की वैल्यू 3 से डिक्रीज हो रही है, तो क्या हो रही है 22/25। तो बेटा या आप 22/25 लिख दो या 88% लिख दो, कोई फर्क नहीं, सॉल्व करके सेम ही चीज आएगी। ठीक बात, 88% को 88/100 करोगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 25 जा 100, सेम ही बात है। तो यहाँ पर क्या फाइनल वैल्यू आ गई, 10% इंक्रीज और 12% डिक्रीज के बाद 22/25 इंटू 11/10 ऑफ y। ठीक बात है,
तो बेटा x और y की प्रेजेंट सैलरीज ये हो गई। अब हमें दिया है कि ये प्रेजेंट सैलरीज हैं बराबर, यानी कि 9/10 इंटू 28/25 इंटू x बराबर है 22/25 इंटू 11/10 इंटू y के। ठीक बात। मुझे रेशियो बताना है x और y का। बेटा 10 और 25 यहां भी है, यहां भी है, कट गया आपस में। अब यहाँ पे 2 11 जा 2 14 जा, x बाय y क्या होगा, y मैं इधर डिवाइड में ले आई, 11 इंटू 11 121 डिवाइड में 9 इंटू 14 जो होगा 126, यानी कि x और y का रेशियो क्या आ गया, यानी कि x और y पर्सन की इनिशियल सैलरीज का रेशियो होगा ऑप्शन सी 121:126। ठीक बात। बेटा यहाँ पे हमने ये कॉन्सेप्ट समझा कि अगर x की सैलरी को 12% से बढ़ाया तो इनिशियल सैलरी अगर x रुपीज है तो अब 112% ऑफ x होगी। ठीक। फिर 10% से घटाया तो बेटा 112% ऑफ x का अब 90% होगी। ठीक बात। क्योंकि 100 माइनस 10 90%, या आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक। नेक्स्ट रेशियो। बेटा रेशियो जो चैप्टर है ना, एक टाइम पे मुझे इस चैप्टर से बहुत डर लगता था। मैं कुछ सवाल तो निकाल लेती थी, लेकिन फिर भी ऐसा होता था कि कुछ ऐसे सवाल आ गए जो नहीं हो रहे, तो मुझे समझ आता था कि यार कहीं तो गड़बड़ है, कॉन्सेप्ट पूरी तरह तो क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ सवाल हो जाते हैं, कुछ फंसते हैं। कोई भी नहीं फंसना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो सारे होने चाहिए। तो फिर मैंने एकदम लेकर बैठ गई, रेशियो के 100 से 150 सवाल सब कर डाले कि मैं भी देखूं कैसे कोई सवाल फंसेगा। तो बेटा वो दिन है और आज का दिन है। रेशियो बाकी चैप्टर से आसान लगने लगा है। तो यही फंडा होता है लाइफ का कि अगर आप किसी चीज के पीछे जिद पकड़ लो कि मैं ये करके रहूंगा, आपका दिमाग कह रहा है कि यार मैथ्स तो मुश्किल है, तुझसे नहीं होगी। आप अपने दिमाग को कहो कि कैसे नहीं होगा, मैं लगाऊं। तब तक लगे रहो जब तक आपको वो चीज आसान ना लगने लग जाए। तो बेटा जिद्दी बनो अपने एम को लेकर। आप आप लाइफ में हर मोमेंट से कुछ ना कुछ सीख सकते हो। अगर मैं अपने घर में बात करूं तो कल ही मेरा बेटा मुझसे जिद कर रहा था कि मम्मा चिप्स दिला दो। उसको पता है कि मम्मा पापा उसको चिप्स नहीं दिलाएंगे, उसका दिमाग कह रहा है कि नहीं मिलेगा, लेकिन वो इस लेवल तक जिद करता है कि हम दोनों में से कोई ना कोई पिघल जाता है और उसको चिप्स दिला देता है। या हम सोचते हैं कि चलो हम अपने काम में बिजी हैं, बहुत तंग कर रहा है, दिला दो आराम से बैठ जाएगा। तो बेटा वैसी ही जिद आपने भी की होगी अपने पेरेंट्स के आगे, शायद बचपन में हमने भी की होगी। तो वैसा ही जिद्दी बनना है अपनी पढ़ाई को लेकर। जो चीज आपका दिमाग बोलता है कि तुझसे नहीं होगा, आप अपने दिमाग को बोलो कैसे नहीं होगा। जिद पकड़ लो कि मैं तब तक करता रहूंगा जब तक ये चीज मुझे आसान नहीं लगने लग जाती, जब तक मैं ये कर नहीं पाता। तो बेटा आप हर चीज कर लोगे, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये कहने की बात नहीं है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूं। तो रेशियो करते हैं। यहाँ पे हमें दिया है कि एक्स और वाई दो एलॉयज हैं, कॉपर और जिंक के, यानी कि दो मिश्रित धातुएं हैं जिसमें कॉपर है और जिंक है। एलॉय एक्स को प्रिपेयर किया जाता है बाय मिक्सिंग कॉपर एंड जिंक इन दिस रेशियो, और एलॉय वाई में कॉपर और जिंक है इस रेशियो में। इफ equal quantities of alloys X and Y are melted to form a third alloy Z, then what is the ratio of copper to zinc in this new alloy? बेटा हमें दिया है कि एक एलॉय X है जिसमें कॉपर और जिंक का रेशियो क्या है 5:4। दूसरा एलॉय Y है, इसमें कॉपर और जिंक का रेशियो है 5:13। इन दोनों की इक्वल क्वांटिटीज को लेकर मेल्ट करके एक थर्ड एलॉय बनाया, एलॉय जेड। तो बताओ इस एलॉय जेड में कॉपर टू जिंक का रेशियो क्या होगा, ये हमें बताना है। बेटा मैं कहती हूं कि एक्स और वाई एलॉय की जो बराबर क्वांटिटी ली है वो ली है ए यूनिट्स। मुझे नहीं पता कि इसकी क्या यूनिट है, एमएल है, ग्राम्स है, मुझे नहीं पता, मैंने ए यूनिट्स ले लिया। ठीक बात है। अब
एक बात समझो, पहले मैं क्लासिकल मेथड से करवाऊंगी। अगर मैं कहती हूं कि ए यूनिट एक्स लिया तो उसमें कॉपर कितना होगा? कॉपर होगा 5/9 ऑफ ए। बेटा 5 और 4 का टोटल कितना है? 9। तो 9 पार्ट्स हैं तो उसमें से 5 पार्ट्स कॉपर के हैं, 4 पार्ट्स जिंक के हैं। ठीक बात। तो 5/9 ऑफ ए कॉपर आएगा। अगर मैं ए यूनिट लेती हूं एलॉय एक्स का तो उसमें कितना कॉपर होगा? 5 आउट ऑफ टोटल 9। ठीक बात। तो 5/9 ऑफ ए। अगर मैं इसके ए यूनिट्स लेती हूं तो यहां से कॉपर कितना आएगा? 5/18 ऑफ ए। क्योंकि बेटा यहाँ पे 5 और 13 का सम 18 है। तो अगर टोटल 18 पार्ट्स हैं तो 5 पार्ट्स कॉपर के होंगे और 13 पार्ट्स जिंक के होंगे। तो 5/18 ऑफ ए कॉपर है किसमें? एलॉय वाई में। तो बेटा टोटल कॉपर इतना आएगा। अगर मैं एक्स और वाई की ए यूनिट्स लेती हूं तो एलॉय जेड में इतना कॉपर होगा। अब जिंक कितना होगा? यहां पर जिंक 4/9 ऑफ ए, यहां पे जिंक 13/18 ऑफ ए। बेटा ये तो है क्लासिकल मेथड। इस क्लासिकल मेथड से कैसे शॉर्टकट डिराइव करेंगे वो हम देखेंगे। यहां पर अगर आप न्यूमरेटर को सॉल्व करते हो, एलसीएम लेते हो तो 18 आता है। 9 2 18, 2 5 10, 10a प्लस 5a। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी मैं एलसीएम लेती हूँ, 18 आता है। 9 2 18, 2 4 8, 8a प्लस 13a। बेटा 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास क्या आया? 15a डिवाइडेड बाय 21a। बेटा a से a तो कैंसिल हो गया, ऊपर और नीचे दोनों तरफ a था क्योंकि हमने दोनों एलॉयस की इक्वल क्वांटिटी ली है। तो बेटा a तो कैंसिल हो गया। मेरे पास आया 15:21, 3 5 15, 3 7 21। बेटा रेशियो क्या आ गया कॉपर टू जिंक का एलॉय जेड में? 5:7, यानी कि ऑप्शन बी है करेक्ट। अब बेटा ये समझो कि शॉर्टकट कैसे लगेगा। शॉर्टकट ऐसे लगेगा, आपको इस लॉन्ग मेथड से समझाती हूं कि यहां पर हमने ए यूनिट्स माना एलॉय एक्स और एलॉय वाई का। ठीक बात। तो बेटा अगर यहाँ पे आप ए यूनिट की जगह 18 यूनिट्स मान लेते, 18 यूनिट्स मान लेते तो क्या फर्क था? कोई फर्क नहीं था, क्योंकि एट द एंड तो ए और ए तो कैंसिल ही हो गया। क्योंकि बेटा आपको लास्ट में रेशियो ही तो बताना है, तो आप यहाँ पे कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। बेटा अगर आप यहाँ पर 18 ले लेते हो तो हमारी कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाती हैं। उससे क्या होगा? उससे ये फ्रैक्शंस जो है वो हट जाएंगे। फ्रैक्शंस को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं कहती हूँ मैंने एक्स एलॉय और वाई एलॉय की 18 यूनिट्स ली। ठीक। अब ये 18 कहाँ से आया? मैडम कैसे पता चलेगा कि 18 यूनिट्स लेना है? बेटा यहाँ पे हमने देखा कि कॉपर और जिंक का जो रेशियो है उसका सम है 18, यहाँ पे सम है 9। तो यहाँ पे अगर 18 पार्ट्स हैं एलॉय वाई के तो 5 पार्ट्स कॉपर है, 13 पार्ट्स जिंक है। बेटा यहाँ पर भी आप 18 बना लो। कैसे? इंटू 2 करके, इंटू 2 करके आप इसको भी तो 18 बना सकते हो। अगर मैं कहती हूँ कि 18 पार्ट्स हैं एलॉय एक्स के तो उसमें 10 पार्ट्स होंगे कॉपर के और 4 इंटू 2 8 पार्ट्स होंगे जिंक के। मैंने क्या किया? मैंने दोनों का सम कर लिया बराबर। कैसे? यहाँ 18 था, यहाँ 9 था, 9 और 18 का एलसीएम होता है 18। तो मुझे दोनों को 18 बनाना है। ये तो 18 है ही, यहाँ पे मैंने इंटू 2 कर दिया, यानी कि इन दोनों में 2 मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा रेशियो की यही तो ब्यूटी है कि आप सेम नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं। यहाँ पर 10:8, 10:8 का मतलब भी तो 5:4 ही है। आप 10/8 को सिंप्लीफाई करते हो, 2 4 8, 2 5 10, 5:4 मिल गया। ठीक बात। तो मैंने क्या किया? मैंने 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, 10:8 आ गया। अब मुझे यह समझ आया कि अगर मैं एलॉय एक्स की 18 यूनिट्स लेती हूँ, 18 यूनिट्स लेती हूँ तो कितना कॉपर आता है? 10 यूनिट कॉपर आता है। यहाँ पे 18 यूनिट्स लेती हूँ एलॉय वाई की तो 5 यूनिट कॉपर आता है। ऐसे ही यहाँ पे जिंक आता है 8 यूनिट, यहाँ पे जिंक आता है 13 यूनिट। मेरे पास सीधा सीधा आ गया 15/21। ठीक बात। मेरे पास सीधा सीधा आ गया रेशियो 5:7।
बेटा सिंगल स्टेप में हो गया। तो आपको कैसे करना है, आपको यहाँ पर इस सम को बराबर करना है, जो कि बहुत आसान है। मैंने बराबर कर दिया। अब दोनों के 18 यूनिट्स में कितना कितना कॉपर जिंक होगा मुझे ये पता चल गया। और दोनों की 18 यूनिट्स अगर हम लेते हैं तो यहां से 10 कॉपर आया, यहां से 5 आया, 10 और 5 15 डिवाइडेड बाय 8 और 13 21, 15/21। आप शायद इसको बिना पेन उठाए भी कर सकते हो। तो आंसर आता है ऑप्शन बी 5:7। बेटा नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट का बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अभी तक यूपीएससी ने सीसैट में ऐसा सवाल कभी नहीं पूछा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं पूछेगा। मैं आपको बता दूं कि भले ही हमें लगता है कि पिछले 4-5 सालों से सीसेट बहुत टफ आ रहा है, लेकिन अभी भी यूपीएससी के पास स्कोप है उसको और टफ करने का, इस तरीके के सवाल डालकर। तो आपको डरा नहीं रही हूं, ये कहना चाहती हूं कि अपनी तैयारी पूरी रखो हर तरह के क्वेश्चन के लिए। यहां पर हमें यूनिट डिजिट बतानी है इस एक्सप्रेशन की। इस एक्सप्रेशन की कैसे करेंगे बेटा, यहां पर आप पैटर्न ऑब्जर्व करो। क्या है, 3×1 प्लस 4×2×1 प्लस 5×3×2×1 डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म है 20×18×17×2×2×1। तो बेटा यहां पर आप ये देखो, यहां पे 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 20 तक, ठीक बात। फिर मल्टीप्लाई में 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1×2, 1×2×3, ऐसे ही 1×2×3×4, फिर 1×2×3×4×5, इस तरीके से पैटर्न बन रहा है। तो अगर मैं शुरू की कुछ टर्म्स लिखूं, 3×1 प्लस 4×2 फैक्टोरियल प्लस 5×3 फैक्टोरियल प्लस 6×4 फैक्टोरियल। अब आप कहोगे ये फैक्टोरियल क्या है बेटा, फैक्टोरियल क्या होता है, अगर मैं कहती हूं n फैक्टोरियल तो इसका मतलब होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, यानी कि 1 से शुरू करके n तक के नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। तो यहां पर 2×1 है, यानी कि 2 तक प्रोडक्ट है नेचुरल नंबर्स का, तो 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे 1 से 3 तक प्रोडक्ट जा रहा है तो 3 फैक्टोरियल। उसके बाद 4 तक प्रोडक्ट होगा तो 4 फैक्टोरियल। ऐसे ही उसके बाद 7×5 फैक्टोरियल। इस तरीके से बेटा लास्ट टर्म क्या है, 1 से 18 तक का प्रोडक्ट है, यानी कि फर्स्ट 18 नेचुरल नंबर्स का, तो ये तो हो जाएगा 18 फैक्टोरियल। और उससे पहले होगा 20, उससे पहले होगा 20, तो 20×18 फैक्टोरियल। ठीक बात बेटा, फैक्टोरियल लिखने से क्या हुआ, थोड़ा सा आसान हो गया। अब इसको हम किस तरीके से देखेंगे सवाल को मैं बताती हूं। यहाँ पे 3×1 यूनिट डिजिट क्या होगी, 3। 4×2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल तो 2×1 होता है, यानी कि 2 ही इसकी वैल्यू होगी, तो 4×2 8। 5×3 फैक्टोरियल, यानी कि 5×3 15, 15 की यूनिट डिजिट 5, 5×2 10, यूनिट डिजिट 0। ठीक बात। 6×4 फैक्टोरियल, बेटा 4 फैक्टोरियल, यानी कि 4×3×2×1। 4 से 1 तक जाओ या 1 से 4 तक आओ, एक ही बात है। ठीक, तो बेटा 4×3 12, यूनिट डिजिट 2, 2×2 4, 4×1 4, तो यूनिट डिजिट होगी इसकी 4। अब बेटा आप कहोगे कि क्या मैम हम हर टर्म को ऐसे कर करके देखेंगे कि क्या क्या यूनिट डिजिट आ रही है। नहीं बेटा, फैक्टोरियल के केस में जहां पे 5 फैक्टोरियल आ गया वहां पे यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगी। क्यों, क्योंकि बेटा 5 फैक्टोरियल क्या है, 5×4×3×2×1। ये जो 5 फैक्टोरियल की एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसमें 5 है 2 है और 5 और 2 का प्रोडक्ट 10 होता है, तो बेटा इसकी यूनिट डिजिट 0 ही होगी, ये बात है निश्चित। ठीक बात, एक बार 0 आ गया तो यूनिट डिजिट 0 होगी, चाहे मल्टीप्लाई में जितनी मर्जी टर्म्स हो। तो बेटा आप एक बात समझो, 5 फैक्टोरियल के बाद नेक्स्ट टर्म में होगा 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 6×5×4×3×2×1। इसमें भी 5 और 2 तो है, 6 फैक्टोरियल में 5 फैक्टोरियल तो है ही। ठीक बात, ऐसे ही 7 फैक्टोरियल में 7×6×5×4×3×2×1। 7 फैक्टोरियल में भी 5 फैक्टोरियल है, तो बेटा 5 फैक्टोरियल एंड अबव की जो टर्म्स हैं उन सब की यूनिट डिजिट 0 ही होती है। ठीक,
वो हमने यहाँ पर देख लिया। तो हमें इसके बाद की किसी की भी यूनिट डिजिट देखने की जरूरत नहीं है, 0 ही होगी। हमें सिर्फ ये शुरू में देखना था। यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट 3 मिली, फिर 8 मिला, फिर 4 मिला, 3 + 8 11, 11 + 4 15, यानी कि यूनिट डिजिट इस पूरे एक्सप्रेशन की 5 होगी। ऑप्शन डी है करेक्ट। तो बेटा कुल मिलाकर यहाँ पर इस सवाल में एक तो पैटर्न समझ में आना चाहिए कि क्या दिया है। 3 के बाद 2 छोड़ दिया 1 है, 4 के बाद 3 छोड़ दिया 2 और 1 है, 5 के बाद 4 छोड़ दिया 3 2 1 है। तो मैंने 3 4 5 6 इन टर्म्स को लिखकर साथ में 1 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इस तरीके से कर दिया। ठीक बात। फिर बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि 5 फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट 0 होती है, और 5 फैक्टोरियल की ही नहीं बल्कि उसके बाद के जितने भी फैक्टोरियल्स हैं सब में 5 और 2 होगा ही होगा, यानी कि 10 बनेगा, यानी कि यूनिट डिजिट 0 होगी। तो बेटा इसके बाद ये इनफाइनाइट तक भी दे देता ना तो भी आप यूनिट डिजिट बता देते कि यूनिट डिजिट 5 ही होगी, क्योंकि यूनिट डिजिट तो ये शुरू की टर्म्स डिसाइड कर रही हैं, उसके बाद की टर्म्स में सब में यूनिट डिजिट 0 होगी। ठीक बात। तो बेटा इस तरीके की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जरूरी है सीसैट को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बेटा आज की क्लास का आखिरी सवाल नंबर सिस्टम का है। एपी का फॉर्मूला लगेगा, बहुत ही आसान सवाल है। हमसे पूछ रहा है कि बताओ ऐसे 3 डिजिट नंबर्स जो कि 50 से डिवाइड होने पर 5 रिमाइंडर देते हैं, उनका सम क्या होगा। तो बेटा सबसे पहला स्टेप कि 3 डिजिट नंबर्स जो हैं वो कहां से कहां तक होते हैं। बेटा 3 डिजिट नंबर्स होते हैं 100 से लेकर 999 तक। 100 जो है वो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर है, 999 सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है। अब मुझे 100 से 999 तक देखने हैं कि 50 के कितने मल्टीपल्स हैं, यानी कि कितने ऐसे नंबर हैं जो 50 से पूरी तरह कटते हैं। बेटा फिर उन नंबर्स में अगर मैं 5 ऐड कर दूंगी तो मुझे ऐसे नंबर्स मिल जाएंगे जो 50 से डिवाइड होने पर 5 एक्स्ट्रा या मैं कहूं 5 रिमाइंडर देते हैं। ठीक बात। तो बेटा सबसे पहला 50 का मल्टीपल तो यही है 100, 50 इंटू 2 100। तो अगर मैं 100 में 5 ऐड कर दूं तो मुझे सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर मिल गया जो 50 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 5 देता है। बेटा इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगी, नेक्स्ट टर्म होगी 150 + 5 यानी कि 155। इससे नेक्स्ट क्या होगा 200 + 5 यानी कि 205। इस तरीके से हमें 50 के मल्टीपल्स देखने हैं, उनमें 5 ऐड कर देना है, हमें अपने 3 डिजिट नंबर्स मिल जाएंगे जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। फिर हम इसका सम कर देंगे। तो बेटा यहाँ पे लास्ट कहां तक जाएंगे, 50 इंटू 20 तो होता है 1000 यानी कि 4 डिजिट नंबर। तो 20 से जस्ट पहले 50 इंटू 19 होता है 950। ठीक बात। बेटा 1000 से 50 कम करेंगे तो एक पहले वाला मल्टीपल आ जाएगा 950, 950 में 5 ऐड कर देंगे तो 955। ठीक बात है। तो बेटा ये एक एपी सीरीज बन गई है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, जिसे हम कहते हैं सीरीज विद अ कॉमन डिफरेंस। आप यहां पर देखो तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस है सेम। यहाँ पे डिफरेंस है कितने का 50 का, यहाँ पे भी डिफरेंस है 50 का। इससे अगली टर्म जो होगी वो क्या होगी 255 होगी, यहाँ पे भी डिफरेंस है 50 का। तो बेटा ये एपी सीरीज है। एपी सीरीज में सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स होता है n/2। n जहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्म्स को, n/2 विद इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म। ये होता है सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। यहाँ पे ये टर्म्स हैं, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता है, लास्ट टर्म की वैल्यू पता है, n पता लगा लेंगे तो इस फॉर्मूला से हम इस सीरीज का सम बता देंगे। ठीक बात। तो बेटा कितनी टर्म्स हैं, आप यहां पर देखो कि 105 क्या है 50 इंटू 2 + 5, ये है 50 इंटू 3 + 5। तो बेटा हमने कहां तक 50 के मल्टीपल्स लिए हैं 50 इंटू 19 + 5, यानी कि सेकेंड मल्टीपल से लेकर 19th मल्टीपल तक लिया है, फर्स्ट मल्टीपल छोड़ दिया है। तो बेटा टोटल 18 टर्म्स हो जाती हैं 2 से लेकर 19 तक। 2 से लेकर 19 तक कितनी टर्म्स हैं, अगर 1 से 19 होता
तो 19 टर्म्स होती, लेकिन फर्स्ट मल्टीपल नहीं है, 1 नहीं है, 2 से 19 है, तो 18 टर्म्स होंगी टोटल। ठीक बात। तो बेटा इस फॉर्मूला में डाल दो, वैल्यू निकाल दो, बहुत ही आसान है। यहाँ पे 18/2, फर्स्ट टर्म 105, लास्ट टर्म 955, क्या आता है 2 9 18, 9 इंटू, इसको ऐड करती हूं 900 प्लस 100 1000, 1000 प्लस 60 1060। ठीक बात है। इसका सम आ जाता है 9540, तो हमारा आंसर होता है ऑप्शन बी। तो बेटा इस तरीके से इस सवाल को करना था, बहुत ही आसान था। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। हैव अ गुड डे।